हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीटी लेक्चर्स। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 4 है, जिसमें हम देखेंगे विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हमने विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो है स्थापित कर लिया था। तो आज हमारे पास निरक्षीय स्थिति, ये भी इम्पोर्टेंट है, बट इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें अक्षीय स्थिति है। ओके, तो इसको भी ध्यान से देखना है, क्योंकि ये भी पेपरों में पूछा जा सकता है। ठीक हो गया। तो देखो, सबसे पहले इसका हम डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले इसमें हमने क्या मानना है, मान लेते हैं हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव में क्या था, दो हमारे पास आवेश होंगे और उन दोनों के बीच की अल्प दूरी होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं इसमें हमारे पास आवेश यहाँ पर से मान लेते हैं प्लस क्यू हो जाएगा, और यहाँ पर से मान लेते हैं माइनस क्यू है। और इसको हम पॉइंट दिखा देते हैं, ये ए हो गया और ये बी हो गया। आवेशों को इस तरीके से ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो हमारे पास अल्प दूरी है वो कितनी हो जाएगी, हमारे पास 2 है। ठीक है, फिर हम क्या मानेंगे, जैसे हमने उसमें माना था कि ओ बिंदु से आर दूरी पर हमारे पास एक बिंदु पी है, जहाँ पर से हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसी तरीके से मान लेंगे कि हमारे पास जो ए बी है, इसका मध्य बिंदु ओ है। ठीक है, यहाँ पर से ओ है, इससे आर मीटर की दूरी पर इस तरीके से आर मान लेंगे, आर सेंटीमीटर, मीटर जो भी आपकी मर्जी हो, आर सेंटीमीटर या मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, हमारे पास पी है, जहाँ पर से हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको इससे मिला देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर देखो, इसमें हमारे पास अगर ये पूरी 2L है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, L। तो इसको हम इस तरीके से दिखा देते हैं, ये हो गई L, और यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी हो जाएगी, L। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएं ए पी ओ में, तो हमारे पास ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, √r² प्लस L², क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है क्या हो जाता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाती है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसका बस यहाँ पर से लिखना है, ये नहीं लिखना है कि हमने पाइथागोरस प्रमेय निकाली फिर ये निकाला, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल गया पाइथागोरस प्रमेय से। उसी तरीके से यहाँ पर से भी डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ जाएगी, r² प्लस L², यानी कर्ण कितना आ जाएगा, √r² प्लस L², ये आ गया। फिर हम क्या करेंगे, इसको जो है क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित कर देंगे। तो देखो, इस तरीके से आ जाएंगे हमारे पास क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम देखते हैं, इसमें हमारे पास इस तरीके से जो हमारे पास क्षैतिज घटक आ जाएंगे वो हो जाएंगे साइन थीटा, और जो हमारे पास ऊर्ध्वाधर घटक आ जाएंगे वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, कॉस थीटा। ठीक है, यानी हमारे पास जो इस तरीके से हमने ये वाले जो हमारे पास घटक हो जाएंगे, यानी साइन थीटा वाले, वो हमारे पास जाते हैं ऊर्ध्वाधर घटक, और जो हमारे पास इस तरीके से यानी डिस्टेंस में आएंगे वो हमारे पास जाएंगे कॉस थीटा, यानी क्षैतिज घटक। ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक यानी लंबवत, यानी इस तरीके से आएंगे लंब रेखा में, और क्षैतिज घटक हमारे पास इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक हो गया, तो इसको मान लेते हैं क्या, E1 साइन थीटा, इसको मान लेते हैं E2 साइन थीटा। अब मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से E1 यहाँ आया और E2 यहाँ है। देखो, पहले हमने क्या माना है, Q माना है, तो Q के लिए E1 जैसे हम वहाँ पर हमने अक्षीय स्थिति पे दिखाए थे, तो हम इस तरीके से दिखा रहे थे, प्लस वाले के लिए इधर को और माइनस वाले के लिए इधर को। ठीक है, तो उसी टाइप से हम देखेंगे, तो प्लस वाला कहाँ है, पहले प्लस वाला है, तो E1 ऊपर आ जाएगा, और E2 के लिए ये माइनस ऊपर तो जाएगा नहीं, क्योंकि माइनस में है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ को आती है, अंदर को। और साइन थीटा यानी इसको हमने ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करा, तो E1 आ जाएगा ऊपर को, क्योंकि इसकी तीव्रता बाहर को हो जाएगी, और E2 यानी अंदर को, क्योंकि ये माइनस में है, तो इसकी तीव्रता अंदर को हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा क्या कहते हैं, E1 कॉस थीटा, या फिर यहाँ पे मान लेते हैं E2 कॉस थीटा, पहले वाले को मान लेते हैं E1 कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारे पास E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा भी निकल गया। फिर देखो, हमने एक और चीज़ निकालनी पड़ेगी। देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है बाहर को आ जाएगी E1, ठीक है, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर को आ जाएगी E2। आपने अगर इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है, जिसमें हमने क्या देखी थी, अक्षीय स्थिति देखी थी, तो आप उस वीडियो को जो है ज़रूर से देख के आना, तब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हम जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें E1 जो है बाहर को क्यों गई और E2 जो है अंदर को क्यों आया। इस वीडियो में भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखो,
यहाँ पर से हमारे पास जो Q है वो कौन सा धनात्मक आवेश है, तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर को गई। ठीक है, धनात्मक आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर को जाएगी। और अगर ऋणात्मक आवेश है, लेकिन सेकंड वाले में हमारे पास ऋणात्मक आवेश है, तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ को आ गई, अंदर को आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का डायग्राम बन गया। और Q ने जो इस E1 के साथ जो कोण बनाया वो हमारे पास जाएगा थीटा, और जो यानी E2 ने जो इसके साथ कोण बनाया वो कितना हो जाएगा, थीटा। तो ये दोनों कोण हमारे पास कितना आ जाएगा, थीटा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये E2, ये E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, ये हमारे पास साइन थीटा आ गए ऊर्ध्वाधर घटक, क्षैतिज घटक आ गए E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा। ये माइनस Q आवेश हो गया, ये प्लस Q आवेश हो गया। इन दोनों के बीच की अल्प दूरी 2L हो गई। L हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बांट लिया। O से R मीटर की दूरी पर बिंदु P है, जहाँ पर से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसका ये फुल डायग्राम है। अगर आपको एकदम अच्छे से इसका डायग्राम बनाना है, PDF का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। पूरी जो है थ्योरी के साथ, फुल कॉन्सेप्ट के साथ, और जो है पूरा अच्छे से डेरिवेशन के साथ आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। बाकी मैं यहाँ पर करवा रही हूँ। ठीक है, तो मैं आपको, अगर आपने PDF नहीं देखा तो मैं वैसे ही बता देती हूँ कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिस AB जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P = Q × 2L है, क्योंकि हमने पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P = Q × 2L। और वैद्युत द्विध्रुव क्या हो जाता है, दोनों आवेशों और उन दोनों के बीच की अल्प दूरी 2L जो हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है, P = Q × 2L। ये हमारे पास क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, और हमने क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपको Q × 2L दिखेगा तो वहाँ पर उसकी जगह में आप क्या रख देंगे, P रख देंगे। ठीक है, तो इतना लिखा कि AB वैद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P = Q × 2L है। AB के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर या R दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर से हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने इसको क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में जो है वियोजित कर दिया, क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित कर दिया। तो अतः हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर ज्ञात करनी है। ठीक हो गया, इतना हमने लिख लिया। तो अब हम क्या मान लेते हैं, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। आपको फिर देखने की भी जरूरत नहीं बनेगी अब कहाँ से ऊर्ध्वाधर घटक है, कहाँ से क्षैतिज घटक है। आपके फुल कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे और फटाफट से आप जो इसका डायग्राम भी बना लेंगे एंड डेरिवेशन भी सॉल्व हो जाएगा। देखो, फिर हमने पढ़ा था कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पड़ी थी, E = 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, तो हम Q आवेश के लिए निकाल लें तो E1 से मान लेते हैं। E1 = क्योंकि E1 और E2 देखो एक आवेश Q है और एक माइनस Q है, तो इसके लिए हम पहले Q के लिए निकाल लें तो इसको E1 से दिखा देते हैं। ओके, तो E1 = 1/4πε0 Q/r², यानी R की जगह में कितना आ जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ √r² + L²। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से r² + L²। हमने पढ़ा था r², तो ये हमारे पास r है और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, तो हम इसकी दिशा को दिखा दें तो P से कहाँ के बाहर की ओर है, तो A से P की ओर, यानी बाहर की ओर A से P। तो यहाँ से दिखा देंगे A से P दिशा में। ठीक है, तो एक किस दिशा में दिखा रहे हैं तो हम उसको दिखा देते हैं। तो E1 = फाइनल कितना आ गया, 1/4πε0 Q/r² + L²। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम इस तरीके से निकाल लेंगे माइनस Q के लिए, तो निकाल लेते हैं -Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो -Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आप निकालेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, E2 = 1/4πε0 Q/√, देखो यहाँ से भी वही है, तो r² + L² का होल स्क्वायर। और यहाँ पर से कौन सी दिशा में आ जाएगा, PB दिशा में। P से B की ओर आ रहा है तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, PB दिशा में, क्योंकि माइनस का था तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर को होगी। ठीक है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से E2 = कितना आ जाएगा, 1/4πε0 Q/r² + L²। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इतना हमने मान लिया। ठीक है, फिर हम क्या देखेंगे, देखो कि अब हम लिख लेंगे कि ये हमारे पास जो है इनको ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज घटकों में वियोजित करने पर फिर हम लिखेंगे E1 sin थीटा और E2 sin थीटा हमारे पास ऊर्ध्वाधर घटक है जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, अतः ये जो है हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। देखो चित्र में दिख रहा होगा आपको, E1 तथा E2 जो है एक दूसरे के अपोजिट है, एक ऊपर को जा रहा है तो नीचे को जा रहा है, तो ये दोनों जो है क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे।
और हमारे पास जो E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा एक ही दिशा में है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये थ्योरी भी आपको PDF लिंक में मिल जाएगी। अभी मैं आपको लिखवाने के बजाय सीधे डेरिवेशन सॉल्व करवा दे रही हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख लेंगे। E1 तथा E2 जो थे हमारे पास क्षैतिज घटक जो है एक दूसरे के अपोजिट है, तो वो हट जाएंगे। और हमारे पास E1 cos थीटा और E2 cos थीटा जो है एक ही दिशा में है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा, देखो इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि देखो E1 cos थीटा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर से हमने दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को। तो दोनों में कॉमन क्या है, देखो cos थीटा कॉमन है, cos थीटा कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, E1 प्लस E2। अब हमें चाहिए cos थीटा। अब cos थीटा कैसे निकालेंगे, देखो cos थीटा हमारे पास बराबर क्या हो जाता है, आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। तो अब देखो ऊपर चित्र में अगर हम देखें, cos थीटा बराबर क्या बोला, आधार। आधार हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो L है आधार, और बोला कर्ण, कर्ण कितना है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पर से लगा देते हैं, आधार बराबर L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। तो ये cos थीटा निकल गया। cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 3 में वैल्यू रखने पर, तो देखो वैल्यू किस तरीके से रख देंगे, इज इक्वल टू L बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ पर से आ जाएगा E1 तथा E2 की वैल्यू रख देते हैं 1/4 पाई क्या दिया हुआ है, Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। तो Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस कितना है, 1/4 पाई Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो हमारे पास इन दोनों में कॉमन क्या है, 1/4 पाई इंटू Q, ठीक है। तो कॉमन आ जाएगा, सॉरी 2Q हो जाएगा ना, ये दोनों तो वो हैं, तो हमारे पास Q प्लस Q कितना हो जाएगा, 2Q आ जाएगा, और 1/4 पाई कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर से हमारे पास कितना बच गया, 1/4 पाई 2Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हमारे पास बच गया, ठीक है। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहाँ पर से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखो ये हमारे पास इतना आ गया। फिर देखो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से 1/4 पाई को बाहर लिख लेते हैं, और देखो ये कुछ सिमिलर दिख रहा है, ये और ये, ठीक है। तो हम इन दोनों को साथ में लिख देते हैं, और हम पता है Q इंटू 2L इज इक्वल टू कितना होता है, P। तो ये हमने बाहर ले लिया, और इन दोनों को साथ में लिख देते हैं, इंटू में चल जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो 2Q इंटू L, और यहाँ पर से क्या हो जाएगा, देखो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, देखो इसकी एक पावर, ठीक है, प्लस हमें पता है गुणा में खाते जुड़ जाती हैं, और इसकी पावर कितनी है, 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/2। देखो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की हमने ये दोनों देखो सेम सेम है, बिल्कुल है, तो हमने लिख दिया। इसकी पावर, पूरे की पावर कितनी है, कुछ नहीं है, तो एक होगा, एक हो गया। और इसकी पावर कितनी है, 1/2, क्योंकि रूट का मतलब कितना होता है, 1/2, तो ये आ गया, ठीक है। अब देखो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ऊपर Q इंटू 2L को हमें पता है P इज इक्वल टू कितना होता है, Q इंटू 2L, तो यहाँ पर 2Q इंटू L है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Q इंटू 2L, ठीक है। और यहाँ पर से कितना आ जाएगा, देखो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, ये हमारे पास आ जाएगा। तो देखो E इज इक्वल टू 1/4 पाई। अब हमें पता है P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, हम इसको लिख भी देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L हो जाता है, ठीक है। तो इससे हमारे पास यहाँ पे क्या आया, P अपॉन में आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर कितनी है हमारे पास, 3/2, ठीक है। और हमें पता है L क्या है, हमारे पास अल्प दूरी है, तो L इज इक्वल टू लेस देन R, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो E इज इक्वल टू 1/4 पाई P, और R स्क्वायर की पावर कितनी बच जाएगी, 3/2, क्योंकि L तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, अल्प दूरी है, तो उसको लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं। फिर देखो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई P, तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर के यहाँ पर से पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2, तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई कितना बचा, P अपॉन यहाँ पर से कितना बचा, R3। तो हमारे पास आ जाएगा निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कितना होता है, न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारे पास आ जाएगा। प्रॉपर नोट्स अगर आपको बनाने हैं तो PDF का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, बाकी मैं कमेंट में भी पिन कर दूँगी, तो वहाँ से जाके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इतना हमारे पास हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो देखो नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, देखो मैं इसमें इंपॉर्टेंट लिख दे रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, समरूप विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ये इंपॉर्टेंट है, पेपरों में आ सकता है बट ज़्यादा मार्क्स में नहीं आएगा, 2 या 3 नंबर में आएगा, बाकी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हमारे पास अक्षीय स्थिति पर निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंपॉर्टेंट है, तो वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसमें क्या मानना होता है, देखो हम मान लेते हैं हमारे पास विद्युत क्षेत्र, पहले हम मान लेते हैं एक विद्युत क्षेत्र इस तरीके से, और हम दिखाते हैं इसकी दिशा कुछ इस तरीके इस दिशा में है। ठीक है, तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। फिर इसमें हमने क्या माना, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, जब हमने लिखने की बारी आती है तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू Q इंटू T2L है। फिर हमने क्या मान लिया, एक वैद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम पता है वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, 2 आवेश होते हैं, एक प्लस और एक माइनस मान लेते हैं। यहाँ पर से हमने माइनस आवेश मान लिया और यहाँ पर से प्लस आवेश मान लिया, और हम पता है इन दोनों के बीच की अल्प दूरी कितनी हो जाती है, 2L हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर से आप A या B से इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ मान लेते हैं थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आ जाएगा। और इस पे हमारे पास क्या है, माइनस क्यू तरह प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए निकालेंगे, हमने वहाँ पर से ये है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F इजिकल टू क्यू ई, यहाँ पर से बल लगेगा, और माइनस क्यू आवेश के कारण बल की बात करेंगे तो F इजिकल टू माइनस क्यू ई लगेगा। तो यहाँ पर से लिख लेते हैं F इजिकल टू माइनस का क्यू ई, बल लगेगा किसके कारण, माइनस क्यू के कारण, और प्लस क्यू के कारण F इजिकल टू क्यू ई, यहाँ पर से बल लगेगा। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हमारा बल लग जाएगा। फिर हम क्या कर देते हैं कि जब हमारे पास किसी भी उस पर हम जब बल लगाते हैं तो बल के कारण जो है इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। ठीक है, यानी माइनस की तरह प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जब हम इनको रखेंगे तो इन पर एक बल कार्य करेगा, और इस बल के कारण जो है उसमें एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाता है, बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो सबसे पहले हम बल निकालेंगे, फिर उसकी लंबवत दूरी निकालेंगे। अब देखो लंबवत दूरी निकालने के लिए हम इसको क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय की तरह इसमें हम मान लेते हैं एक लंब। इस तरीके से हमने लंब मान लिया, और ये हमारे पास आधार हो जाएगा, ये हमारे पास लंब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम डिनोट कर देते हैं बी सी, और यहाँ से इसको दिखा देते हैं ए, ये हो गया। ठीक है, तो थ्योरी चाहिए तो वही डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, बाकी मैं आपको बता दे रही हूँ कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू Q इंटू 2L हो जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ जो है थीटा कोण बनाते हुए इसको हमने रखा गया है। Q आवेश के कारण बल जो है QE, और माइनस क्यू कारण माइनस QE लग जाता है, और इस बल के कारण एक बल आघूर्ण का उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर से हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, बल आघूर्ण बराबर, ठीक है, बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, मैं सिर्फ लिख दे रही हूँ लंबवत दूरी। ठीक है, बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये हमारे पास हो जाएगा। तो जो हमारे पास बल आघूर्ण है इसको दिखा देते हैं टाउ से, तो बल है तो हम मान लेते हैं इसको F से, और लंबवत दूरी देखो हमने किससे मानी है, BC से, तो BCC। ठीक हो गया, अब हम निकालेंगे पहले क्या, BC निकालनी पड़ेगी लंबवत दूरी। तो अब देखो हमारे पास क्या क्या पता है, हमें पता है BC इसकी वैल्यू ये है, और हमें पता है कर्ण। अब देखो लंब और कर्ण हमारे पास किस में होते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, तो साइन थीटा लगा देंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण। तो गाइज आपने ये ध्यान रखना है, जो फिजिक्स है वो एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, तो आपने यही देखना है कि किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से उसका आंसर आ सकता है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं होता फिजिक्स में। तो देखो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, लंब बराबर कितना है BC, कर्ण बराबर कितना है 2L, तो यहाँ से BC बराबर कितना हो जाएगा 2L साइन थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा BC इज इक्वल टू 2L साइन थीटा। तो यहाँ पर से फॉर्मूला रख देते हैं, F इंटू यहाँ पर से कितना है 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा, ये हो जाएगा। BC की वैल्यू रख दी ना, 2L साइन थीटा, ये हो गया। तो अब देखो हम क्या कर सकते हैं, F इज इक्वल टू, हम पता है फॉर्मूला क्या होता है, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू क्या होता है, QE, F इज इक्वल टू QE हो जाता है। तो यहाँ पर से हम रख देते हैं टाउ इज इक्वल टू F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE इंटू यहाँ पर से कितना है 2L साइन थीटा। हम पता है P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, तो यहाँ पर से Q इंटू 2L की जगह में कितना आ जाएगा P, तो यहाँ पर से एक और फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। तो ये देखो यहाँ पर से Q इंटू 2L है, तो यहाँ से आ जाएगा P, और ये बच्चा हमारे पास E, और यहाँ पर से बचा कितना साइन थीटा। कैसे आया दोबारा समझा देती हूँ, F इज इक्वल टू क्यू हो जाता है, यहाँ पर से बचा 2L साइन थीटा, फिर हम पता है Q इंटू 2L इज इक्वल टू कितना हो जाता है P, तो P आ गया, ये वाला E हो गया, और ये साइन थीटा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, द्विध्रुव यानी बल आघूर्ण को हम टाउ से दिखा देते हैं, तो इस तरीके से निकल जाएगा। अब इसका मात्रक हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। कैसे आया,
एफ क्या है, बल, बल आ गया। और ये क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक कितना हो जाता है, मीटर। तो ये सिर्फ साइन है, ये कोई अपॉन अपॉन में नहीं है, बराबर में ही बल, इनका मात्रक जो है सिंपल, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर। तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, बल आघूर्ण। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे हमारे पास न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो मैं आपको न्यूमेरिकल भी करवा दूंगी और इसकी कुछ जो है कंडीशन है वो भी बता देती हूँ। जैसे हमारे पास देखो, अगर हमारे पास थीटा क्या है, 90 है, ठीक है, तो साइन थीटा साइन 90 हो जाएगा, तो साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो टाउ इज इक्वल टू कितना बचेगा, पीई। और इस तरीके से 180 है या जो भी है उस तरीके से हम देख लेंगे। तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व होगा। सो फ्रेंड्स देखो, इसी पे पेस्ट में आपके लिए एक न्यूमेरिकल लाई हूँ। तो देखो आपने क्या देखना है, 2 न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का एक विद्युत द्विध्रुव रखा है। एक विद्युत द्विध्रुव रखा है, सॉरी 2 बार हो गया, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो भाई क्या हो जाएगा, एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है, द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म की गणना करें, ठीक है। तो हमने ये निकालना है। तो सबसे पहले देखो, न्यूटन पर कूलाम या फिर न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक हो जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 न्यूटन पर कूलाम, ठीक हो गया। फिर हमें क्या दिया हुआ है, कोण, कोण यानी दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 30 अंश। उसके बाद देखो क्या बोला है उसने, 1 कूलाम मीटर आघूर्ण, आघूर्ण यानी पी की वैल्यू दे रखी है, इसका मात्रक होता है ना, तो क्या दिया, 1 कूलाम मीटर। फिर उसने बोला द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म की गणना करें। हमें पता है बल आघूर्ण, बल युग्म बोला है, तो बल आघूर्ण हमारे पास कितना हो जाएगा, टाव इज इक्वल टू कितना हो जाता है, पीई साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि बल आघूर्ण बोला है ना, या फिर बल युग्म बोला है, तो बल युग्म या बल आघूर्ण बोला है, तो हमारे पास यही निकालना है, ठीक है। तो देखो टाव इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 इंटू ई की वैल्यू कितनी है, 2, और साइन कितना है, साइन 30 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। 2 एकम 2, और साइन 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू 1। और हम पता है टाउ का मात्रक कितना होता है, न्यूटन मीटर, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, और लंबवत दूरी है तो कितना आ जाएगा, मीटर, क्योंकि दूरी तो है ना, वो लंबवत दूरी हो या कैसी भी दूरी है, तो यहाँ पर से मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक न्यूमेरिकल, यही हमारा आंसर है। तो आई होप कि आप आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो वैसे भी थोड़ी लंबी हो गई है, तो कोई नहीं, बट आप एडजस्ट कर लेना, भले ही आप स्पीड तेज कर ले या फिर स्लो करके, जैसे आपकी मर्जी है वैसे देख सकते हैं। बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी क्लास 12th में हो, जो भी साइंस साइड वाले स्टूडेंट हो, फिजिक्स की ज़रूरत हो, तो आप उनको सेंड कर सकते हैं। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।